नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्वा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, नवरात्र उत्सव चल रहा है। देवी पर नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्वा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, नवरात्र उत्सव चल रहा है। देवी पर्व नारी शक्ति का दूसरा रूप है। ऐसे में खबरनामा हरियाणा की ये पूरी कोशिश है कि इन नवरात्र उत्सव में ऐसी महिलाओं से आपको रूबरू कराया जाए जो समाज के लिए कुछ बेहतर करने का काम कर रही हैं, समाज के लिए एक प्रेरणा देने का काम कर रही हैं। जहां नवरात्र के पहले दिन हमने आपको नेहा कंसल से रूबरू कराया, जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, जो MBA है, UGC की परीक्षा पास कर चुकी हैं और भी काफी कुछ किया। लेकिन उन्होंने पढ़ाई के बाद लेक्चरर बनने की बजाय अपने शौक को रोजगार का साधन बनाया और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेकअप आर्टिस्ट के रूप में ख्याति अर्जित कर चुकी हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन हमने आपको रजवंत कौर से परिचित कराया, जो शुभकर्मन चैरिटेबल ट्रस्ट चला रही हैं। हाल ही में उन्होंने 332 टीबी रोगियों को गोद लिया है। हर महीने उनके लिए पोषक आहार की व्यवस्था कर रही हैं। उसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप, पौधारोपण और भी कई तरह के सामाजिक कार्य कर रही हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, एक ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनका ध्यान एक ऐसे विषय पर गया जो हमारी आंखों के सामने रोज निकलता है, लेकिन हम गंभीरता से उस विषय के बारे में कभी सोचते नहीं और कभी कुछ करते नहीं। अगर कोई सोचता है तो कोई विरला ही सोचता है, कोई करता है तो वो कोई विरला ही करता है। तो ऐसी आज एक विरली शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक ऐसे विषय को छुआ। ऐसा विषय आप अक्सर देखते हैं। आप कहीं भी अपने शहर में जहां भी आप रहते हैं, आप जब सड़क से गुजरते हैं, पैदल वाहन पर गुजरते हैं, तो आपको राह चलते एक सड़क के एक और दूसरी और कई झोपड़ियां, झुग्गी झोपड़ियां नजर आती हैं। कहीं आपको मजदूर काम करते नजर आते हैं, लेबर करते नजर आते हैं, कहीं किसी घर का संस्थान का लेंटर डल रहा है। वहां जो मजदूर आपको नजर आते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग नजर आते हैं, उन लोगों के साथ बड़े बुजुर्गों के साथ छोटे बच्चे नजर आते हैं। अनायास ही ध्यान जाता है कि इन बच्चों की आखिर पढ़ाई, ये तो बच्चे अनपढ़ होंगे, इन्हें कौन पढ़ाता होगा, कोई पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते। ये गरीब बच्चे हैं, अशिक्षित बच्चे हैं, अज्ञान बच्चे हैं, नशे की दलदल में तो नहीं जा रहे, कहीं अनपढ़ तो नहीं रह गए। तो ऐसे बच्चों के ऊपर काम कर रही हैं सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र में रहने वाली रजनी मदाड़िया कला रागनी संस्था चला रही हैं और ऐसे बच्चों के ऊपर काम कर रही हैं जो अज्ञान है, शिक्षा से वंचित हैं, जिनमें हुनर है लेकिन उनके हुनर को कोई पहचान नहीं दे रहा। तो आज आपको मिलवाते हैं रजनी मदाड़िया से, जानते हैं कि वो कला रागनी के माध्यम से ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या काम कर रही है। नमस्कार रजनी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है खबरनामा हरियाणा के स्टूडियो में। रजनी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि कला रागिनी आप संस्था चला रही हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर काम कर रही हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं अज्ञान है, शिक्षा से वंचित है, हुनरमंद है, लेकिन उनके हुनर को पहचान नहीं मिल रही। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि जो रजनी मदाड़िया है, कितनी पढ़ी लिखी हैं, क्या कर रही हैं? सबसे पहले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और खबरनामा टीम का और स्पेशली आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम रजनी मदाड़िया है। मैं कला रागनी संस्था की संस्थापिका हूं। यह एक संस्था है जो गरीब बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कार्य करती है, साथ में महिला सशक्तिकरण पे काम करती है। तो ये मेरा एक सपना है कि उन बच्चों को एक लेवल पर पहुंचाया जाए, उन महिलाओं को जो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थितियों से या उन्हें रास्ता मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थितियों में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो पीछे रह जाती हैं। तो उनके लिए काम करने की मेरी कोशिश है और मैं निरंतर इस प्रयास में लगी हुई हूँ।
तो आपने खुद क्या किया अगर शिक्षा की बात करें? शिक्षा की बात करें तो मेरी जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना जो करियर की शुरुआत की थी। फिर टाइम के साथ मैं टीचिंग लाइन में भी गई, एज एन ग्राफिक डिजाइनर मैंने जॉब किया। लेकिन हमेशा से मन में एक थॉट रहता था, जब भी मैं इस तरीके के बच्चे को देखती थी, स्लम एरिया के बच्चे को देखती थी विलेजेस में, कि इन बच्चों के लिए, इस कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए हमें जरूर कुछ करना चाहिए। और ये हमारे आसपास ही होते हैं, ये नहीं है कि हम लोग वही, जैसे आपने कहा कि चलते फिरते इन लोगों को इग्नोर कर देते हैं। तो ये कला रागनी नाम ही मन में कैसे सुझा? सर, जब मैंने काम करना शुरू किया महिलाओं के लिए तो कला से प्रेरित होके, तो क्योंकि ऐसी तबके की जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको क्रोशिया चलाना आता है, सुई धागा चलाना आता है, ये इस तरीके की चीजों में ही वो निपुण होती है। हम हमारी भारतीय जो रिवाज रहा है उसमें महिलाएं सिलाई कढ़ाई बुनाई में निपुण रही हैं। तो शिक्षा ना होने की वजह से लगा कि उनकी कला को आगे लाना चाहिए ताकि लोग उन्हें पहचानना शुरू करें। तो आप किस प्रकार के बच्चों को फोकस करते हैं, जैसे जो गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में और उनकी कला को निखारने के लिए किस प्रकार से कार्य करती है कला रागनी? कला रागनी जो बच्चे हैं इस तरीके के हैं जो मार्जिनाइज फैमिलीज के हैं, लेबर वर्कर के बच्चे हैं, या ऐसी गरीब फैमिली के बच्चे हैं जिन्हें एजुकेशन का महत्व, इम्पोर्टेंस पता ही नहीं होती है, या उनके पास पैसे ही नहीं होते। वो कहते हैं कि हमें अपने खाने के लिए पहले देखना है, पढ़ाई जैसी चीजें बहुत बाद में। घर में 6-6, 7-7 बच्चे हैं, खाने को नहीं है, उनकी देखभाल करने को नहीं है, तो पढ़ाई जैसी चीजें बहुत पीछे छूट जाती हैं। और जैसा महिलाओं की हमने बात की, उन पे मानसिक तौर पे जब हम उनसे बात करते हैं तो बहुत तरीके की परेशानियां होती है जिनसे वो परेशान होती हैं, तो उन सब से उनका जो ध्यान है वो एक अच्छी दिशा में लाने का हमारा प्रयास रहता है। कोई एज लिमिट रखे कि कितने साल के बच्चे को हमने जोड़ना है संस्था से, मैक्सिमम इतनी एज? हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो 0 से बोले या 5 साल के बच्चे से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका भी कॉलेज में भी दाखिला हो गया है, जो तकरीबन 5-6 साल से हम लोगों से जुड़े थे। तो इसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं? हाँ, लड़के और लड़कियां दोनों हैं। जहाँ पे हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं वहाँ पे 16-15 साल की लड़कियां, क्योंकि हम देखते हैं जो हमारे आसपास घरों में काम करने वाली लड़कियां होती हैं 12-13 साल की उम्र में वो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं और मदर के साथ ही एज एन प्रोफेशन उनका जो है अपनाने लगते हैं कि उन्हीं के साथ कोठियों में काम करने जाना, मजदूरी में काम करने जाना। तो उन लोगों को हमने स्टार्ट किया कि एक नई स्किल सिखाई जाए, और साथ के साथ उन महिलाओं को भी हमने अपने इस मिशन में जोड़ना शुरू किया। जैसे आपने बताया कि आप बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, 5 साल से लेके ग्रेजुएशन तक के बच्चों को। अक्सर देखने में आता है कि जब ये गरीब बच्चे कह ले, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे कह ले, इग्नोर बच्चे कह ले, मजदूर के बच्चे कह ले, इनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। फिर इकट्ठा करने के बाद पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है बच्चा चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, काफी पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी ट्यूशन भी ले रहा है, फिर भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। तो ऐसे में जिन बच्चों को आप फोकस कर रही हैं उनको पढ़ाना, उनको स्कूल में एडमिशन कराना बहुत बड़ी चुनौती समझता हूं मैं। तो ऐसा चुनौती का आपको रोज सामना करना पड़ता होगा मुझे लगता है। बिल्कुल, जो ऐसे बच्चे हैं उनको सबसे पहले तो बिठाना कि कैसे बैठा जाता है, कैसे खाया जाता है, कैसे आप किसी से बात कर सकते हो, क्योंकि जो माहौल होता है बेसिकली ऐसी फैमिलीज में होता है जहाँ पेरेंट जो बड़ा भाई होगा या पिता होगा वो ड्रिंक करके आता है, आसपास लड़ाई झगड़े वाला माहौल होता है, बच्चा भी वही चीजें सीखता है, गाली गलौज करना सीखता है, अच्छे से बात करना नहीं सीखता है। तो उनको बिठा के हम लोग किस तरीके से आपको गुड टच, बैड टच, हाउ टू बिहेव, और छोटी छोटी चीजों से हम उन्हें सिखाना शुरू करते हैं। जब बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो स्कूल में जा सके, फिर हम उनका स्कूल में दाखिला कराते हैं। जैसे जब स्कूल में, जैसे आपने कहा स्कूल में दाखिला करवाते हैं, स्कूल में जब दाखिला करवाने जाते हैं कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में टीचर भी कई बार क्या देते हैं, मैडम कहाँ किस पचड़े में पड़ गए आप, इनको तो हमारे यहाँ तो पहले बच्चे ऐसे हैं, तो इन बच्चों को कहाँ पढ़ा पाओगे आप, कहीं ना कहीं सुनने को मिलता होगा जरूर। सबसे पहले रीजन ये है कि इन बच्चों का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे हमें पता है माता पिता पढ़े हुए नहीं है तो उन्हें पढ़ाई की वैल्यू पता ही नहीं है, तो वो बच्चा स्कूल जाए, पढ़े लिखे, उनसे कोई मतलब नहीं होता। जब बच्चा 13-14 साल का होता है उनको लगता है कि हम भी मजदूरी में इन बच्चों को साथ में लगा लें। तो ऐसे बच्चों को तैयार करना ऑब्वियसली टास्क रहता है। स्कूल्स में हम लोग जाते हैं तो कई बार होता है कि बच्चे का दाखिला कराया, उसने 6 महीने बाद, 3 महीने बाद स्कूल को छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं टीचर्स जो है परेशान
वालों के बोल देते हैं कि ये बच्चे रेगुलर नहीं करते हैं, तो आप जैसे कि आपने बोला कि इतना समय इन पे लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि अगर मेरे 10 बच्चों का एडमिशन कराया है तो 10 में से 6-7 बच्चे पढ़ने लगे हैं, बेशक 2 या 3 उसमें से निकल गए हैं। तो ये हमारा एक पॉजिटिविटी होती है कि बेशक 100% अब फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अपना 70-60% दे रहे हैं हम। जैसे आपने बताया कि घरों में जो महिलाएं काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, उन्हें और उनकी बेटियों के जो आप हुनर है उनको किस प्रकार से निखारते हैं, उनको क्या काम देते हैं या वो क्या काम करते हैं और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, उसका उपयोग कहाँ होता है? हम जो है उनसे, जैसे मैंने बताया, स्मोकिंग कुशंस, एक स्मोकिंग कुशंस, एक कढ़ाई बुनाई से रिलेटेड चीजें रहती हैं, होम डेकोर से साज सजावट का सामान रहता है, पेंटिंग्स बनाना, हाथ से बने रबड़ बैंड्स बनाना, कुशंस बनाना, इस तरीके की चीजें उनको तो सिखाते हैं पहले। बिल्कुल। फिर जब वो बनाते हैं तो वो उसको यूज कहाँ करते हैं, मतलब बेचते हैं कहीं मार्केट में, क्या करते हैं उसका? अभी क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं ऑल ओवर इंडिया, महाराष्ट्र से लेके इंदौर से लेके दिल्ली, नोएडा, एनसीआर, सब जगह हमारे प्रोडक्ट जाते हैं और यही कोशिश है कि इसे लार्ज स्केल पर और हम बढ़ा सकें। और जहां पे भी मौका मिलता है एनसीआर में स्टॉल लगाने का या फिर यहाँ पर भी, तो हम कोशिश करते हैं स्टॉल लगा के अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें ताकि ज्यादा लेडीज को कनेक्ट कर सकें। मान सकते हैं उन बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उन महिलाओं का रोजगार के साधन भी उपलब्ध करा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे रजनी जी, अब पीछे काफी बुरा दौर भी गुजरा, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, अगर कोरोना की बात करें तो पूरे देश दुनिया के लिए एक बुरा दौर था। उस कोरोना के टाइम में किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी गई और उन महिलाओं को, उन बेटियों के हुनर को निखारा गया? ये सबसे बड़ा चैलेंज था, ये केवल हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया का चैलेंज था कि किस तरीके से जीवन को पटरी पर लाया जाए। और हमें जैसे पता है कि हमारे स्कूल्स, जो सरकारी स्कूल्स हैं या मैं सभी तरीके के जगह की बात करूं, एजुकेशन बहुत पीछे छूट गई थी। माइग्रेंट वर्कर्स हैं या नॉर्मल लोग हैं, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह भागने लगे थे, उनके पास रहने की जगह नहीं थी, खाने पीने की जगह नहीं थी, और उस चीज से संभलने में ही उन्होंने 2 साल निकाल दिए थे। लेकिन उसी दौरान हमने इस चीज को पकड़ बनाई अपनी, उन बच्चों को कनेक्ट करके रखा अपने आप से ताकि वो पढ़ाई ना छोड़े। और इस दौरान हमने अपना स्कूल चलाया, मतलब मैं कह सकती हूँ कला रागनी जो है उसने एक स्कूल का रूप ले लिया था, जहाँ पे हमने हर बच्चे को ऑनलाइन से लेके, उनको मटेरियल प्रोवाइड कराने से लेके, उनका रिचार्ज कराने से लेके, हर तरीके से उनको पढ़ाई से कनेक्ट रखा। और 10वीं क्लास के बच्चे थे, मतलब आप हम लोग मानते 12th और 10th क्लास के मार्क्स जो होते हैं वो हमेशा बच्चों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो उस दौरान हमने उनका मॉरल सपोर्ट डाउन नहीं होने दिया, उनकी रेगुलर काउंसलिंग की और बच्चों को अपनी पकड़ में बनाए रखा था। कला रागनी के अंतर्गत लगभग कितने बच्चे इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कितनी बेटियां ये अपने टैलेंट को निखार रही हैं? इतने जो ड्यूरेशन की बात करें 5 से 6 साल हो गए हैं, तो रेगुलरली बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अभी करंट एज प्रेजेंट जो है हमारे पास 200 के लगभग बच्चे हैं। 200 के करीब बच्चे जो पढ़ भी रहे हैं और बेटियां ऐसे जो अपने हुनर को निखार रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बच्चों को कहाँ पे सिखाया जाता है और कहाँ पे पढ़ाया जाता है? ये हमारी संस्था है, ये सेक्टर 2 में है, कुरुक्षेत्र में। यहाँ पे जो हमारे पास स्पेस है वहाँ पे हम कोशिश करते हैं, वहीं पे सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सरकारी जगह है, कोई प्राइवेट जगह है? नहीं, सरकारी जगह नहीं है, ये खुद की प्राइवेट जगह है। जब पहले मैंने पार्क में पढ़ाना शुरू किया, फिर ओपन स्पेस में पढ़ाना शुरू किया, फिर मैं पर्सनली बताना चाहूंगी, मेरे पेरेंट्स ने देखा कि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो उन्होंने मतलब इस चीज में इतना एग्री किया कि मैं अपने घर में, हमारा फर्स्ट फ्लोर था और टेरेस था, तो सब हम लोगों ने खाली करा दिया कि नहीं, बच्चे आ रहे हैं कि उनके लिए कुछ करें। तो अभी वहीं पर ही स्पेस है, मेरे घर का फर्स्ट फ्लोर खाली है, तो हम वहां पे पढ़ाते हैं बच्चों को। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, तो सपोर्ट जब मिलता है तो ताकत बढ़ जाती है। तो कहीं लगता है जैसे आपने अपने घर में ही इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बेटियों की कला को निखारना शुरू किया, तो कहीं पास पड़ोस में लोगों को भी दिक्कत हो जाती है कि बच्चे शोर भी करते होंगे, और जब आप पढ़ाते होंगे तो आवाज आस पड़ोस में भी जाती होगी, तो पड़ोसियों का रवैया कैसा था पास पड़ोस में रहने वाले लोगों का, और अब कैसा रवैया है? स्टार्टिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल जो होता है वो आपको इंडिविजुअली, बीइंग अ गर्ल, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपको अकेले ही स्टेप लेना पड़ता है। और ये बहुत ही पेशेंस का काम है, ये नहीं है कि 1 साल में 2 साल में आपको रिजल्ट मिलेगा, बच्चों के साथ भी आपको टाइम लग जाए। तो आप खुद को इतना स्ट्रांग होना पड़ता है कि जिस काम में आपको पता है, चाहे वो 10 साल बाद है, आपके बच्चे आपको रिजल्ट देंगे, आपकी फीमेल्स की लाइफ चेंज हो रही है, वो आपको पता है। तो इस चीज में स्टार्टिंग में आपको सपोर्ट नहीं करते हैं,
हैं, चाहे आपके मैं बोलूँगी घर पे भी होता है, वो समझते नहीं हो, हाँ वो समझ नहीं पाते हैं आपका मेन मोटिव क्या है, मिशन क्या है, पॉजिटिविटी क्या है। आस पड़ोस में भी स्टार्टिंग में लगा कि लोग उस चीज को मतलब जैसे बताया कि इग्नोर कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या है कि आसपास के लोग हैं बच्चों के लिए, को लगता है कि अब अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, तो लोग जुड़ने लगे। तो रजनी जी, जैसे आपने कहा कि मेन हम उन बच्चों को फोकस करते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अज्ञान बच्चे हैं, तो कहीं लगता नहीं कि ये अज्ञान बच्चे जो हैं, शिक्षा से वंचित बच्चे जो हैं, कहीं ना कहीं नशों की दलदल में फंसते जा रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि खाली ग्राउंड में, प्लाटों में, सुनसान जगहों पर ऐसे छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे भी जो है, हाथों में कूड़ा बीनने वाले बच्चे भी कहीं कुछ नशा करते नजर आते हैं। बिल्कुल, इस दिशा में भी कोई काम कर रही है संस्था? बिल्कुल, हम जैसे मैंने बताया बच्चों के लिए, फीमेल्स के लिए अवेयरनेस कैंप हमारे रेगुलर लगते रहते हैं, और ये नशे की प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो रही है। बच्चे को अगर आप एक पाथ नहीं देंगे, मार्गदर्शन नहीं देंगे, तो उसके पास कुछ करने को नहीं होगा, और ना घर वाले, जैसे मैंने बताया कि समझाने वाले हैं, तो वो ऑब्वियसली उसी पाथ पे जाएगा। अगर बच्चों को शिक्षा की उपयोगिता के बारे में बताया जा रहा है, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, उनके जीवन से जुड़ी, मैंने कहा जैसे काउंसलिंग होती है, उनकी रेगुलर गाइडलाइंस होती है, मानसिक तौर पे उनको कोई भी दिक्कत है उसका सोल्यूशन किया जाता है। तो इन जितनी भी ये बुराइयां हैं, इनसे भी बचाने का हमारा पूरा प्रयास है। आपके पास है कि अब तक इन पिछले 5-6 सालों में कला रागनी संस्था कितने बच्चों का भविष्य संवार चुकी है, या शिक्षा की धारा से, रोजगार की धारा से उन्हें जोड़ चुकी है? बिल्कुल, ये जो हमारा बच्चों की कनेक्टिविटी का देखें तो ये 1000 से प्लस बच्चे हो चुके हैं, जिनको हम ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन दोनों तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, और कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो जाएं। तो जैसे हम बात करें कि जो काम आप कर रही हैं, संस्था चला रही है, तो आपकी संस्था को भी सरकार की तरफ से कोई योगदान मिलता है? नहीं, अभी तक तो सरकार की तरफ से या किसी भी तरीके से कोई हमारा योगदान नहीं रहा है, बट उम्मीद है कि आगे जो है, क्योंकि ये मिशन अभी बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने जाने के लिए रिसोर्सेज भी हमें ज्यादा चाहिए। और शहर में जैसे बहुत सी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो लगातार कोई ऐसे प्रोजेक्ट करती रहती हैं, गरीब बच्चों की मदद करती हैं, बच्चों को अडॉप्ट भी करती हैं, उनकी फीस भी पे करती हैं, स्टेशनरी बांटती हैं, बैग बांटती हैं। जिस प्रकार से आप शिक्षा से जोड़ रही हैं बच्चों, ऐसे बच्चों की मुझे लगता है जरूरतें यही होती होंगी, स्टेशनरी चाहिए, बैग चाहिए, कॉपी पेन चाहिए, या जो बच्चे, बेटियां जो कला, जिनकी हुनर निखार रहे हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो कोई संस्था मदद करने के लिए आगे आई है अब तक? नहीं, अभी तक संस्था तो नहीं आई है। जैसे मैंने बताया, आस पड़ोस से लोग कपड़े दे जाते हैं, हमारे लोगों को पता है, फ्रेंड सर्कल है, स्टेशनरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे गीता जयंती हर वर्ष कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में मनाया जाता है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर कला रागनी संस्था को जाने का मौका मिला है, ताकि जो बेटियां, जिन बेटियों को आप सिखा रही हैं, उनके हुनर को निखार रही है, उनका हुनर उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आने वाले लाखों लोगों को भी पता लग सके। बिल्कुल, अभी जो पिछली बार की गीता जयंती थी, हमें मौका मिला था, लेकिन उसमें अभी तक इतनी सक्सेसफुल हासिल नहीं हुई है। उम्मीद है इस बार हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो रजनी जी, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि खबरनामा हरियाणा के जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, जिन्हें कला रागिनी के बारे में, रजनी मधाड़िया के बारे में जानकारी मिल रही है, उस जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगी, हम सब समाज में रहते हैं, तो समाज में रहने की जिम्मेदारी हम सबकी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी 2 व्यक्ति की नहीं है। अगर हम समाज में रह रहे हैं, समाज से इतना कुछ ले रहे हैं, तो बदले में समाज को देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लोग कहीं ना कहीं उससे पीछे हटते जाते हैं। जैसे मैंने या अवेयरनेस की कमी बोल दो, या जो लोग रजनी मधाड़िया से, कला रागनी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, कला रागनी के माध्यम से ऐसे बच्चों की, ऐसी बेटियों की मदद करना चाहते हैं, किस प्रकार आपसे संपर्क कर सकते हैं? कोई फोन नंबर, कोई एड्रेस? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना फोन नंबर है, मैं मेंशन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप मेंशन कर दीजिएगा। और किसी भी तरीके से यदि वो बच्चों के पढ़ाना चाहें, कुछ अवेयरनेस कैंप करना चाहें, या बच्चों के लिए स्टेशनरी से लेके, या महिलाओं के लिए कुछ कार्यक्रम अरेंज करना चाहें, या बच्चों को न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि हम उस नवरात्रि को 365 दिन क्यों नहीं बना सकते? न्यूट्रिशन बच्चों का ऐसे ही चला जाएगा। हम 9वें दिन जो है रेगुलर पता नहीं कितने घरों से सेम बच्चों को ऐसे खाना खिलाना, हाँ, मैं उस चीज की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ वो जो फेस्टिवल हम एक दिन बनाते हैं, वो 365 दिन बनाए। बेटियों का, नारी का सम्मान साल भर होना चाहिए, साल भर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, साल भर। बातचीत करने के लिए धन्यवाद रजनी जी। तो ये थी रजनी मधाड़िया, कला रागनी संस्था चला रही है, सेक्टर 2 में रहती है। जैसा कि आपने देखा और सुना कि रजनी किस प्रकार से उन अज्ञान, उन अशिक्षित,
उन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा की अलख जगा रही हैं। जो बच्चे शिक्षा से कहीं ना कहीं किसी कारणवश वंचित हो गए थे, क्योंकि उनके माता पिता मजदूरी करते हैं, कूड़ा बीनते हैं, माताएं घरों में झाड़ू पोछे बर्तन का काम करती है, ऐसे अभिभावकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम कर रही हैं, नशों से दूर करने के लिए उन्हें जागरूक कर रही हैं, गुड टच बैड टच के बारे में उन्हें अवगत करा रही हैं और उन बेटियों के हुनर को निखारकर उन्हें रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवा रही हैं। पिछले 5-6 सालों में लगभग 1000 बच्चों को, बेटियों को, बेटों को शिक्षा और उनके हुनर को निखार चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कला रागनी संस्था के साथ उन तमाम संस्थाओं को भी जुड़ना चाहिए, उन तमाम बुद्धिजीवियों को, उन समाजसेवियों को भी जुड़ना चाहिए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कला रागनी को भी खुलकर समर्थन करना चाहिए, उन्हें सहयोग करना चाहिए, ताकि रजनी जो काम कर रही हैं उस काम को और अच्छे ढंग से कर सके और बेहतर ढंग से कर सके। धन्यवाद।